डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वहां से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष एवं वस्तुओं के बारे में जाना। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वो वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में तथा अनेक विद्वानों के मतानुसार सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता की लिपि अथवा हड़प्पा लिपि के बारे में। लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरें, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुट्रोफेडन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार के तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। ये तो थी हड़प्पा कालीन लिपि के बारे में। आगे देख लेते हैं सामाजिक जीवन। समाज की इकाई परिवार थी। समाज मातृसत्तात्मक था। यहाँ 4 वर्ग की मौजूदगी है, जिसमें विद्वान पुरोहित वर्ग था, योद्धा थे, व्यापारी वर्ग था और श्रमिक वर्गों की मौजूदगी थी। समाज की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिला है। चाहुंदारों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है कि लिपस्टिक के साक्ष्य चाहुंदारों से मिले हैं। आगे देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। अंत्येष्टि की पूर्ण समाधिकरण अधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी प्रचलन था। लोग गणित, धातु निर्माण, मापतौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है कि यहाँ के श्रमिकों की स्थिति को देखकर व्हीलर का मानना था कि यहाँ दास प्रथा हो सकता है। आगे देखते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। लोग वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। शासन व्यवस्था में भी वणिक वर्ग अथवा व्यापारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। इनमें धर्म की महत्ता थी। आगे देखते हैं आर्थिक जीवन। सभ्यता की उन्नति का मुख्य कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से होता था। तो व्यापार के दृष्टि से वहाँ के बंदरगाह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रमुख बंदरगाह वहाँ थे लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा एवं प्रभास पाटन। ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। माप की दशमलव प्रणाली, माप तौल की इकाई 16 के गुणांक होती थी। लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडन नाम दिया है। यह लोग तरबूज,
खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से परिचित थे। यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूँ तथा जौ था। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर, पत्थर एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं मिला है। संभवतः लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। जैसे जैसे कृषि की उन्नति होती गई, पशुपालन का भी विकास होता गया। पशुओं में कुबर वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, सूअर, गधे व कुत्ते आदि शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के बारे में प्रमाण नहीं मिलता है, वो घोड़ों से अपरिचित थे। गुजरात के निवासी जो थे वो हाथी पालते थे। अब देख लेते हैं धार्मिक जीवन सिंधु सभ्यता के लोगों का। तो सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों के रूप में करते थे। लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि पे विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों पर मुहरे, जैसे कि चाहुंदारों में बलि प्रथा के साक्ष्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। लोग मातृदेवी, रुद्र देवता, पशुपति, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से ही एक मातृदेवी की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके गर्भ से पौधे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे हम उनके पूजा करने की विधि का भी अनुमान लगा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है, का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा के लिए होता होगा। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्निकुंड तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान व कलश समाधान। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो उर्वरकता की देवी का प्रतीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता की देन है। देख लेते हैं अब सिंधु सभ्यता के पतन के संबंधित विद्वानों का मत। तो पहला है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। इनके अनुसार बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है। दूसरे विद्वान हैं जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके तथा एस.आर. राव। इनके मतानुसार सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बाढ़ हो सकता है। आगे हैं एम.आर. साहनी। इनके मतानुसार भूतात्विक परिवर्तन तथा जल प्लवन सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। फिर आते हैं जॉन मार्शल। उनके मतानुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था। के.यू.आर. कनेडी। इनके मतानुसार प्राकृतिक आपदा, मलेरिया अथवा कोई महामारी सिंधु सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना सिंधु सभ्यता की लिपि, वहाँ की आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन के बारे में, तथा विद्वानों का मत था सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आगामी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके।